हेलो गाइस। तो देखो, ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं पेपर के पहले दिन या फिर कभी भी। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हारे साइंस 1 के 7 चैप्टर कवर किए हैं। आपको कैसे पढ़ना है बताता हूँ। ये वीडियो ऐसे लगेगा आपको जैसे प्रवीण सर आपके बाजू में बैठ के पर्सनली आपको समझा रहे हैं कि ये क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन मत कर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारी तो पढ़ाई हो चुकी है, कुछ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो चुकी है, तो सबको पर्सनली कैसे जाएगा एक वीडियो। तो बेटा समझ, इस वीडियो में ना कुछ ऐसी खास बात है जिसमें मैं क्या करूंगा तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हें सारे आईएमपी क्वेश्चन के टॉपिक्स जो एग्जाम में ग्रेविटेशन इसमें है मैंने सारे पहले से निकाल के रखे हैं, सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। तुम लोगों को क्या करना है बस पता है क्या, मैं जो बताऊंगा वो क्वेश्चन लर्न करना है। अगर तुम्हें पहले से आता हो तो जल्दी से पढ़ के आगे निकल जाना है, और जिन बच्चों को उस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है तो उसके लिए ना मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक डाली है। सारे वीडियोस मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा वीडियो डाल दिया तुम ढूंढते बैठो, नहीं। मैंने स्पेशली केपलर लॉ मतलब केपलर लॉ की लिंक डाली है, उसमें 3-4 मिनट का केपलर लॉ का ही वीडियो है, बाकी कुछ नहीं है। तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, जो टॉपिक पता नहीं है केपलर लॉ तो उसके सामने की लिंक पे क्लिक करना है, तुम सीधा उस लिंक से यूट्यूब के वीडियो पे चले जाओगे, वहां पे केपलर लॉ देख लो, वापस आ जाओ, खत्म। इतना सिंपल काम है। मतलब तुम्हारा पूरा साइंस का सिलेबस मैं साथ में बैठ के पढ़ाऊंगा तुम लोग को। तो ये बढ़िया होने वाला है सेल्फ स्टडी के लिए, और इससे अगर तुम पढ़ाई करते हो तो मैं गारंटीड बोल सकता हूँ तुम्हारे 40 में से 40 आएंगे, क्योंकि छूटेगा ही नहीं कुछ, सारी चीजें हो जाएगी और बहुत मजा आएगा। तो शुरू करें। एक बार मस्त एक बार कमेंट सेक्शन में ना अभी तुम लोग जो पढ़ रहे हो तुम्हारा नाम और अभी का टाइम डाल दो, और जब खत्म करोगे तब तुम्हारा नाम और टाइम डाल देना। उससे क्या पता चलेगा पता है क्या, इससे पता चलेगा तुम लोग को ये वीडियो देखने के लिए कितना टाइम लगा है। मुझे तो मोस्टली लगता है कि ये वीडियो देखने के लिए तुम्हें 10 से 12 घंटे लगेंगे, ये 2-3 घंटे का वीडियो फिर भी, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई करनी है। चलो आ जाओ। तो देखते हैं सबसे पहला चैप्टर बिना किसी टाइम पास के, क्योंकि एग्जाम है तो टाइम पास तो करेंगे नहीं। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं कि ग्रेविटेशन इज अ वीकेस्ट फोर्स। तो ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू तो मैं तुम्हें साथ साथ में ही बता दूंगा कि ये आता है कि ग्रेविटेशन को वीकेस्ट फोर्स कहा जाता है, और ये है पता है ये सब बच्चों को। अब देखो, अब आती है दूसरी चीज, ये डेफिनेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन आज तक एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है कि क्या होता है सेंट्रीपिटल। तो जो भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, देखो ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो इसको सेंटर की तरफ खींचने वाला एक फोर्स होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल and it is directed toward the center of circle is called as centripetal force। सिंपल डेफिनेशन है, कर लो याद। अब तुम्हें क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, डेफिनेशन लिख लेनी है, याद करनी है, और फिर आगे बढ़ना है। ऐसे करते करते चलेंगे, सारी चीजें हो जाएगी। देखो अभी इसके बाद ना ये लॉ, ये एग्जाम में आता ही आता है। तुम लोग को मेरे स्पीड से नहीं काम करना है, तुम्हें वीडियो पॉज करना है बीच बीच में। एग्जाम में आता है, और केपलर लॉ जब भी आता है कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 लॉ लिख के आ जाते हैं, फिर मिलते हैं 3 में से 2 मार्क्स। फिर बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो पूरा पेपर लिखा था। सुन लो, उसके साथ तुम्हें डायग्राम भी निकालनी है आधे मार्क के लिए, और ये नीचे वाली चीज भी लिखनी है आधे मार्क के लिए, तब तुम्हें 3 में से 3 मिलेंगे। तो इस पे जितनी चीजें दिख रही है ना ये सब याद करनी है। अब तुम्हें आती होगी तो जल्दी से याद करके खत्म करो, कुछ बच्चों को पहले से याद होगा तो चलो आगे बढ़ो, और जिन बच्चों को नहीं आता डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, तुम लोग सीधा उस वीडियो पे चले जाओगे, बस खत्म। वहां से केपलर लॉ पढ़ो, फिर वापस यहाँ पे आओ। समझ गए कितना मजा आने वाला है देखो पढ़ने के लिए। चलो तो बढ़िया है। तो देखो ये है हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी आता है, जब केपलर नहीं आता तो ये आता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, देखो इसका पहले लॉ पूछा जाता है तो ये लॉ इतना है। इसके बाद इसका डेरिवेशन पूछा जाता है तो डेरिवेशन इतना है, इतना लिखना पड़ता है। और उसके साथ साथ ना जब भी तुम डेरिवेशन लिखते हो ये चीजें लिखनी पड़ती है कि एफ क्या है, m1 m2 क्या था, आर क्या था, जी क्या था, जी क्या था, ये सारी चीजें। आर मतलब ये लिखते हैं डी, यहाँ पे डी है, तो ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, साथ में डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी। आता है तो डन, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है। और अगर तुम्हें पता है पहले से तो एक बार पढ़ लो, लिख लो एक बार और खत्म करो। चलो जल्दी से लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। अब देखो कुछ क्वेश्चन इस पे ऐसे आते हैं जो तुम्हें बुक में बहुत कम मिलेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन देख लो कि जी को क्या कहते हैं, एसआई यूनिट ऑफ जी का यूनिट क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ सॉरी जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले किसने फाइंड की थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने खुद से निकाल के रखी है। अब तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही पढ़ लो। तो ना तुम्हें गाइड लगेगी, ना तुम्हें बुक लगेगा, ना कुछ लगेगा, बस तुम्हें ये लगेगा कि इस वीडियो से पढ़ते रहो पेन नोटबुक लेके, बाकी चीजें हो जाएगी बढ़िया से। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे फॉर्मूला पे, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला पे पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा। तो इसके m1 को तुम लोग लिखोगे 2 टाइम m1, तो ये 2 आगे आ जाएगा तो फोर्स तुम्हारा डबल हो जाएगा, बस खत्म। तो फोर्स क्या हो जाएगा, डबल। अगर तुम लोग बोथ मासेस आर डबल, दोनों का मास डबल कर दिया है तो 2 2, तो 2 2 का कितना होता है 4, तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ये अगर तुम्हें पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी,
बट देखना है तो देख लो सीधी सीधी चीजें। इफ द डिस्टेंस इज हाफ, अगर डिस्टेंस आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो डिस्टेंस हाफ मतलब ये r/2 कर दिया जाएगा जो रेडियस था, तो ये r/2 मतलब इसका स्क्वायर होगा तो r/4 होगा, और ये बाय 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 टाइम फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 पट हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल, डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये फोर्स हो जाएगा डिवाइडेड, फोर्स बिकम 1/4, 1/4 मतलब 4 गुना कम। समझ गए, सिंपल सी बात है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के फॉर्म में एग्जाम में आते हैं, और ये सारी चीजें करके रखना, ये सारे क्वेश्चन समझ गए, समझ गए, सिंपल से क्वेश्चन थे। अब तुम्हें ना सारी चीजें पता है उस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली डायग्राम एग्जाम में कभी पूछी नहीं है, लेकिन आ सकती है कि इस डायग्राम में नाम नोटेशन डालो। तो देखो हमेशा याद रखो, जिस तरफ चांद होता है, चांद अर्थ के पानी को खींचता है, बराबर है, इसकी वजह से इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और जिस तरफ ग्रेविटेशनल चांद होता है उस तरफ होती है हाई टाइड। क्या होती है, हाई टाइड। हाई टाइड मतलब भरती ओटी, समझते हैं नत्ती वाला। और जिसके अपोजिट साइड में क्या होती है, लो टाइड। ऊपर लो टाइड, नीचे लो टाइड, इतना याद रहेगा, सिंपल है, मस्त है। तो डायग्राम याद कर लेना, बाकी कोई चीज नहीं है। अब देखो ये वाली चीज, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन ये रही, याद कर लो। इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो वो भी याद करना पड़ेगा, छोटा जी से डिनोट किया जाता है। और वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ कितना होती है, इतनी होती है अप्रोक्सीमेटली, ये बदलती रहती है। अब ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत तो ऐसे नहीं है, बट इस जी का फॉर्मूला याद कर लेना, ये काम में आता है। तो जितनी भी काम की चीजें यहाँ पे है, और जो भी स्क्रीन की स्लाइड तुम्हें समझ में ना आए उसके ऊपर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो ऐसा मत समझो कि यार ये चीज तो सर ने पढ़ाई नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे वीडियो देख लो, इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट डेफिनेशन याद करने की जरूरत है, बस खत्म। अब इसके आगे बढ़े, तुम्हें थोड़ा सा ना इसका फॉर्मूला दिखेगा, ये भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब ये आता है काम की चीज, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। इसको पढ़ लो डिस्क्रिप्शन में जाके अगर तुम्हें चाहिए तो, क्योंकि इस पे ना गिव रीजन भी आ सकता है। कैसा गिव रीजन, कि वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल, कि जी की वैल्यू पोल पे सबसे ज्यादा होती है, क्यों होती है, तो इसका ये रीजन है। और इक्वेटर पे सबसे कम होती है, इसका ये रीजन है। तो गिव रीजन है, 4 पॉइंट में मैंने मस्त दिया है। तुम लोग को पता होगा रीजन तो देख लो, नहीं पता होगा तो जाके पढ़ लो। इसके साथ साथ ये हाइट वाली चीजें एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये टेबल एग्जाम में आता है कभी कभी, तो एग्जाम के लिए टेबल याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो, ये चेंज विद द डेप, इस बारे में एग्जाम में कुछ नहीं आता, तो इग्नोर कर सकते हो तुम लोग, टेंशन नहीं है। चलो बढ़िया है, मस्त। आओ आगे। अभी मास और वेट का डिफरेंस तो आता ही आता है, आता होगा तो अभी से अभी लर्न कर लो, एक बार देख लो। ये सारे के सारे पॉइंट तुम्हारे याद होने चाहिए। अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करो, मास वर्सेस वेट के सामने वाले लिंक पे, वहां पे जाके ये अच्छे से समझ जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगी चीजें। अब देखो ये वाली चीज ना मैं अभी बता देता हूँ, कि अगर तुम चांद पे जाते हो, कहाँ पे जाते हो, चांद पे, तो वहां पे वेट होता है तुम्हारा 1/6। कितना होता है, 1/6, क्योंकि जो जी की वैल्यू है मून पे, वो अर्थ की जी की वैल्यू के 6 गुना कम है। कितने गुना कम है, 6 गुना कम है। इसकी वजह से तुम्हारा वेट भी 6 गुना कम हो जाता है। मतलब तुम यहाँ पे 60 किलो के हो तो वहां पे जाके, सॉरी 60 न्यूटन तुम्हारा वेट है, तो वहां पे जाके तुम्हारा 10 ही होगा। तो ये चीज याद रखना अर्थ और मून के रिलेशन के बारे में। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है जो बॉक्स के बारे में है, ये पढ़ लेना अच्छे से। ये वैसे एग्जाम में आए नहीं है, लेकिन इस पे एमसीक्यू अगर आ गया तो सारे बच्चों का गलत हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारा सही होगा। तो ये चीज याद रखना, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे ही निकाल के रखे हैं जो काम में आते हैं, हमेशा आते हैं। तुम्हें वीडियो पॉज करते चलना है ना, मेरा 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, तुम्हें 7-8 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा। चलो बढ़िया है, इसके आगे बढ़ो। देखो फ्री फॉल, इसमें क्या पूछा जाएगा, तो फ्री फॉल की पहले तो डेफिनेशन पूछी जाएगी सिंपल वाली, वो कर लेना। उसके बाद ट्रू फ्री फॉल कहां पे पॉसिबल है, इन ट्रू फ्री फॉल ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस अवेलेबल, इसलिए ये चीज पूछी जाएगी कि ट्रू फ्री फॉल कहां पे पॉसिबल होता है, और उसके एग्जांपल, फ्री फॉल के एग्जांपल, बस ये 3 चीजें, 1 2 3, वो कर लिया, काम खत्म। समझ गए, समझ गए, समझ गए, याद रहेगा। तो डेफिनेशन कर लो। उसके साथ साथ इसके बारे में आज तक कभी पूछा नहीं गया है, बट इसके डेफिनेशन करने में कोई हर्ज नहीं है, तो डेफिनेशन याद कर लेना, बाकी कोई टेंशन तो है नहीं, बाकी हो जाएगी चीजें। चलो आगे आते हैं। अभी देखो एस्केप वेलोसिटी, इस पे ना तीनों चीजें पूछी जाती है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इसका फॉर्मूला भी काम में आता है, और साथ साथ इसकी वैल्यू ऑन अर्थ तो सबसे ज्यादा एमसीक्यू में पूछी गई है, और इसकी वैल्यू याद रखना इतनी होती है ऑन अर्थ। ये रही इसकी डेफिनेशन, आता है तो पढ़ लो, अगर पहले से याद है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन इज ओनली फॉर यू। चलो आगे बढ़े। अभी ये न्यूमेरिकल्स है, 1 2 3 4, ये 4 न्यूमेरिकल मोस्ट आईएमपी है। मोस्ट मतलब मोस्ट आईएमपी, बट ये न्यूमेरिकल समझने के लिए ना तुम्हें थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन। क्योंकि देखो कुछ बच्चों को ना ये चीजें पहले से आती है, तो जिन बच्चों को आती है वो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे,
जिन बच्चों को आती ही नहीं है उनको पढ़ना तो पड़ेगा ना, और मैं अभी पढ़ा दूंगा तो जिन बच्चों को आती है उनका नुकसान होगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन तुम्हारे लिए। तो तुम लोग यहाँ वहां आगे पीछे जाते रहो, मैंने सारी चीजें एक जगह कलेक्ट करके तुम्हारे लिए लाके दी है। और इस वीडियो के लिए ना, ये वीडियो पीडीएफ के लिए बहुत टाइम लगा है बनाने में, शूट करने के लिए बहुत टाइम लगा है, और उसके बाद ये अपलोड होने के लिए वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाली है ना, उसके लिए तो बहुत टाइम लगने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये न्यूमेरिकल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आते हैं एग्जाम में, तो ये भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक में जो पहली वाली न्यूमेरिकल की लिंक है उसमें सारे न्यूमेरिकल एक साथ पढ़ाए गए हैं, तो एक साथ देख लेना, ठीक है। चलो अभी आते हैं सेकंड चैप्टर पे। अभी तुम्हें पहले चैप्टर का इतना ही करना है, बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ना एक्सरसाइज ना कुछ बड़े क्वेश्चन ना कुछ चीजें, इतना करोगे तो भी सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। तो ऐसे पढ़ते जाओगे तो एग्जाम के लिए अच्छी पढ़ाई होगी, समझ गए, पता चल गया। चलो आओ सेकंड चैप्टर के लिए चीजें पढ़ते हैं। तो सेकंड चैप्टर के लिए सबसे पहले डोबेरास लॉ पूछा जाता है, तो डोबेरास लॉ के लिए रेडी हो जाओ। पहले 1 2 3 और ये चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट लिखना है अच्छे से, 3 मार्क या फिर 2 मार्क के लिए आया तो अच्छे से हो जाएगा, याद रहेगा। जिसको आता है उसका डन है। तुम लोग ये दिमाग में बिठा लो कि जो भी चीज आती नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और बाकी 1 मार्क के एमसीक्यू तो मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो देखो अभी ये उसके 2 और एग्जाम्पल है, जो काम आए तो कर लेना, नहीं तो नहीं किया तो भी चल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो न्यूलैंड्स लॉ, अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में जानने की जरूरत नहीं है, सॉरी जानना हो तो चले जाना, बट इसके बारे में एग्जाम में बहुत कम चीजें आती है, बस न्यूलैंड का लॉ आता है इतना, इससे ज्यादा कुछ चीजें आई नहीं है एग्जाम में, और बस इतना ही है। तो न्यूलैंड का लॉ पूछा जाए तो 3 पॉइंट लिख देना, वरना नहीं आता मोस्टली। 1 मार्क के लिए आया तो इतना ही लिखना, 2 मार्क के लिए आया तो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा बस। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊं। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, अब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल मतलब क्या था, मेंडेलियो ने पीरियोडिक टेबल बनाया था। अब मेंडेलियो के बारे में ना मैं एक ही वीडियो डाला है, एक ही लिंक है डिस्क्रिप्शन, मेंडेलियो के सामने, उस मेंडेलियो के सामने जो एक लिंक है ना उसमें मेंडेलियो के पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है, वो देख लो। उसके बाद इसके जितने मेरिट्स है इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, देखो मैंने शॉर्टकट करके लिखे हैं। और उसके बाद उसके डीमेरिट, ये भी मैंने शॉर्टकट करके लिखा है, 4 डीमेरिट है, और ऐसे ही लिखना हेडिंग के साथ, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो मेंडेलियो नाम का टॉपिक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ, वो देख लो, वो बहुत काम की चीज है, इससे बढ़िया चीज कोई मिलेगी नहीं तुम लोग को। अब आगे आते हैं, ये तुम्हारे कुछ मैच द पेयर है जो एग्जाम में आए हैं, अभी अभी पढ़ लो, अच्छा है, काम में आएगा, क्योंकि एग्जाम में आते हैं कभी कभी तो काम में आता है। चलो आगे आते हैं। अभी देखो जैसा मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल था वो गलत हो गया था, उसकी वजह से ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, और वो अच्छा था। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी मैंने इतना ही एक वीडियो डाला है, MODERN मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसा लिख के एक वीडियो डाला है, उसमें तुम्हें सारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे वो वाली चीज, और पूरा टेबल का एक्सप्लेनेशन कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब उसमें क्या क्या होता है, कितने पीरियड, कितने ग्रुप, कौन से टेबल, कौन सी चीजें, ये 6 पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में अगर पूरा का पूरा पूछा गया तो क्या करोगे, तो वो सारी चीजें मैंने एक साथ समेट के डाली है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो देख लेना। उसके बाद ना ये चीज याद कर लो, ये काम में आता है, इसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 इसको क्या क्या कहा जाता है, तो सारी चीजों को याद कर लेना, ये काम में आते ही आते हैं, याद रहेगा। चलो बढ़िया है, मस्त है। चलो इसके आगे आते हैं। अब इसके बारे में ना मैंने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा है उसके बाद ये चीजें बढ़ाई है, ग्रुप्स, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के तुम लोग बता सकते हो कौन सा ग्रुप है कौन सा पीरियड है, मतलब तुम लोग ये देख के बता सकते हो कि ये एलिमेंट कौन से पीरियड में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा। और ये कैसे पता चलता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है मैंने, जिसको पता है ऑलरेडी वेरी गुड, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखो, क्योंकि ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आए बिना रहता ही नहीं है, ये आता ही आता है। तो ग्रुप्स और पीरियड वाली चीजें मैंने यहाँ पे रख रखी है कि कौन सा नंबर ऑफ ऑर्बिट हो तो कौन सा पीरियड आता है, और इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ तुम्हें ये एग्जाम्पल भी देके रखा है, देख लो 20 का, कि कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड आएगा, क्या चाहेगा क्या नहीं आएगा, सारी चीजें यहाँ पे लिख के रखी है। तो तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, जिसको पता है वो पढ़ लेना, जिसको नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे वीडियो मिल जाएगा। चलो अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पे, वो है इस चैप्टर के गिव रीजंस, क्योंकि इसमें से एक गिव रीजन एग्जाम में आता है, और वो हमेशा गिव रीजन आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड पे। तो पीरियोडिक ट्रेंड की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो पीरियोडिक ट्रेंड की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेना अच्छे से, और उसके साथ साथ ट्रेंड 3 टाइप के है हमारे बुक में, ये 3 पढ़ने हैं। अब देखो उसके बाद गिव रीजन, एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, ये होता है। ये एटॉमिक साइज पे दूसरा गिव रीजन है, ये वाला एटॉमिक रेडियस गोज ऑन, ये दूसरा वाला एटॉमिक रेडियस वाला, ये 2 आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे आता है, तो ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, तो एक्सरसाइज के बारे में मैंने ये क्वेश्चन के आंसर एक्सरसाइज में दिए हैं, तो एक्सरसाइज का भी वीडियो अंदर है, EXERCIS एक्सरसाइज का भी ये है। एक्सरसाइज में से ना ये क्वेश्चन कर लेना, आज तक नहीं आए हैं बट एग्जाम में आए ना तो बहुत काम आएगा।
क्योंकि बाकी बच्चों की गलत हो जाएंगे, लर्न मत करना इसको। मैंने एक आइडिया ट्रिक बताई है इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसका एक एक वर्ड में आंसर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट ये करने पड़ते हैं क्वेश्चन, इतने एग्जाम में से क्वेश्चन करने ही करने। तो जितने क्यू रीजन पहले दिए हैं वो तुम लोग को आते होंगे तो वेरी गुड, नहीं आते होंगे तो मैंने लिंक है, सारी चीजें है, तुम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है पीरियोडिक टेबल को। समझ गए समझ गए समझ गए। तो ऐसे हमारे 2 चैप्टर खत्म होते हैं। अब इस 2 चैप्टर को खत्म करने के लिए मुझे लगे 5-10 मिनट। हमारा छोटा सा वीडियो बना 15 मिनट का जिसमें 2 चैप्टर खत्म हुए, लेकिन तुमको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि तुम्हें मेरे साथ वो पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन करना है, लिखना है, सारी चीजें करनी है। चलो आ गया। देखो अब आते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर में पहले तो ये बॉक्स कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट कौन सा केमिकल रिएक्शन है, कौन सा फिजिकल, यही इंपॉर्टेंट है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फिजिकल चेंज होता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक केमिकल चेंज होता है, साइज इवेपोरेशन ये इसका होता है, स्टनिंग ऑफ कडपड़ेल ये ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फिजिकल है। तो फिजिकल केमिकल अभी बता दिया है, ये याद कर लो, ये एग्जाम में आते हैं। तो जो चीज रिवर्स हो सकती है उसको फिजिकल चेंज कहते हैं, और जो एक बार गई कि वापस नहीं आ सकती उसको कहते हैं केमिकल चेंज। तो याद रहेगा, मस्त बढ़िया। अब यहाँ पे आओ। अब देखो तुम्हें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन इक्वेशन, ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही दी है, बट पता हो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, याद मत करो, कोई इतना काम में नहीं आएगा। अब देखो ये भी राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। तो एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ये पॉइंट दिए है मैंने सारी चीजें, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। देखो ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है, बट इसको एक्सप्लेन करने वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से एक्सप्लेन करा हुआ चीजों देखो और समझ जाओ कि क्या होता है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझते हो? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करे, और इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, और वो 2 मार्क का क्वेश्चन मोस्टली एक्सरसाइज में से ही आता है। तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और वो देखो क्योंकि काम में आएगा तुम्हारे। ठीक है, चलेगा मस्त। अभी ये टाइप ऑफ रिएक्शन, इसके एक्सप्लेनेशन वाला ना एक ही वीडियो है, एक सिंगल वीडियो में मैंने पूरे पूरे 9 टाइप्स का मतलब पूरी 9 टाइप बता दिए हैं। 9 टाइप कौन कौन से? 1 2 3 4, ये 4 पूरे इसके एग्जांपल के साथ, ये मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिए सारी चीजें, तुम लोग भी एक बार पढ़ लो, लगे तो बस स्लो स्लो आगे जाते हो तो तुम्हें दिख जाए कि कॉम्बिनेशन पढ़ लो, कॉम्बिनेशन का डिकम्पोजिशन पढ़ लो। उसके बाद ये तीसरी चीज मैंने वो पढ़ाई है डिस्क्रिप्शन के वीडियो में, अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है तो क्यों पढ़ना है फिर से। ये चौथी, ये नाम याद कर लेना, एग्जाम में नाम भी पूछे जाते हैं, सारे नाम याद कर लो। थोड़ा सा आगे जाओगे तुम लोग, ये देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये भी उसी वीडियो में है, एक ही वीडियो में है। तो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। तो ये दिखा मतलब एंडोथर्मिक, और ये दिखा पीछे वाला हीट मतलब एक्सोथर्मिक, ये वाली चीजें याद कर लेना। अब उसके बाद ना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से पहले मैंने ये वाली चीज उसमें पढ़ाई है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये आपको उसमें दिख जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली चीजें। ठीक है, मैं उसको और इसके वीडियो को अलग कर दूंगा। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एग्जाम में क्या आता है, तो तुम्हें पूछा जाता है कि नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेन एनीवन। तो 5 है, 5 में से कोई भी एक्सप्लेन करो। तो तुम लोग को क्या करना है, ये पहले 5 के नाम याद रखना है कि एक नाम, दूसरा नाम, ऐसे नाम याद रखना है 3 4, और ये 5वां एक एक्सप्लेन करने के लिए याद रखना कि इसको एक्सप्लेन भी करना है, तो डेफिनेशन और सारी चीजें याद कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना और इसका एक एग्जाम्पल याद करना है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल कर लोगे तो हो जाएगी चीजें। ये नहीं है उसका एग्जाम्पल, समझ गए समझ गए समझ गए, सिंपल है। चलो तो ये बस इतनी चीजें करनी है, बस इतना करोगे तो भी एग्जाम में बहुत सा मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे, इसकी लिंक मैं अलग से डालूंगा, इस पे ना हमेशा क्वेश्चन आता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये 3 चीजें अगर पता है तो कर लो। इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उसके बाद इसकी रिडक्शन की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, उसके बाद दोनों का कंबाइन रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल कि इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ये चीजें तुम लोग डायरेक्ट कर लो, हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये पढ़ने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि एग्जाम में इतना कुछ आया तो नहीं है अब तक, तो इग्नोर करते हैं उसको, चलते हैं। फक्त तुम क्या कर लेना पता है, इसका डिफरेंस कर लेना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का डिफरेंस कर लेना, वो अच्छी चीज है। और ये सारी चीजें तुम्हें एक ही वीडियो मिल जाएगी, रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन की, वो नीचे वाले वीडियो में, एक ही वीडियो में। अब ये इतने 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7 क्वेश्चन ऑन कोरोजन, जो 5 मार्क के लिए आ सकते हैं, इसमें से कोई भी 5 पूछे जाएंगे। और ये पांचों के 5 क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में अपलोड मतलब बताया कोरोजन नाम के, तो कोरोजन नाम का नीचे एक वीडियो देखेगा, उसमें सारी चीजें मिल जाएगी। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी है उसमें। अगर तुम्हें इन 7 क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी पता है तो नो वरी, तुम बढ़िया कर रहे हो। अगर नहीं पता है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा, देखो। और इसको मैंने अच्छे से वहां पे समझा के दिया है सारी चीजें। अब आती है इसकी लास्ट वाली डेफिनेशन, 1 मार्क के लिए पूछी जाती है रैंसिडिटी की।
रैंसिडिटी क्या होता है, तो इसके लिए नीचे मत जाओ। तो तुम्हारा पता है कि ऑयल, पता है ऑयल अगर वो बहुत दिन तक ऐसे ही पड़े रहे तो वो क्या ना ऑक्सीडाइज हो जाता है और उससे गंदा स्मेल आता है, तो उसको ही कहते हैं रैंसिडिटी। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लो, बाकी खत्म खत्म खत्म। इस चैप्टर से कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है, आते हैं एग्जाम्पल पे, इसमें देख लो। अब देखो इसमें कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिडक्ट हुआ है, ये आना चाहिए। और ये मैंने वो इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन में पढ़ाया है, डोंट वरी, उस वीडियो में हो जाएगा। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के वीडियो में हो जाएगा तुम्हारा बैलेंसिंग। और ये आइडेंटिफाई तुम्हारा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग कर लोगे कि ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, और ये भी रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है। पता चला, चैप्टर खत्म। तो ये वीडियो जो है तुम्हारा हेल्प करने वाला है तुम्हारे सेल्फ स्टडी के लिए। वीडियो प्ले करो, बैठ जाओ और शुरू कर दो। शुरू करोगे तो हो जाएगी चीजें धीरे धीरे। ऐसे हम 7 चैप्टर 8 चैप्टर खत्म करेंगे। चलो आगे आते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, तो पहले तो ये डेफिनेशन अभी के अभी याद कर लो कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी करंट पास होता है उसे रजिस्टर रोकता है और उसकी वजह से उस रजिस्टर में हीट जनरेट होती है, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस पे चलने वाली चीजें याद रखना कि इस पे कौन कौन सी चीजें चलती है, इलेक्ट्रिक हीटर, कुकर, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये चीजें इस इफेक्ट पे चलती है। हो गया काम। इसके बाद तुम्हें क्या याद रखना है, इसके बाद बता दो, ये अभी याद कर लो कि तुम्हारी ये जो कॉइल होती है, ये कॉइल अलॉय निक्रोम से बनती है। ये जो कॉइल होती है बल्ब के अंदर की, ये याद रखना, ये टंगस्टन से बनती है, टंगस्टन मेटल से बनती है, टंगस्टन वायर यूज करते हैं इस वायर के लिए। तो ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, तो ये आते हैं तो काम करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद तुम्हें हाउस होल्ड वायरिंग का मैंने नीचे वीडियो डाला है, वो देख लेना, क्योंकि ये पढ़ लेना तुमको अगर पहले से पता हो तो, क्योंकि इसमें चीजें पूछी जाती है कि हमारे घर में कितने टाइप की वायर है, क्या होता है लाइव न्यूट्रल, और लाइव और न्यूट्रल में कितना वोल्टेज होता है, तो इतना वोल्टेज होता है 220 वोल्ट। इसका यूज पूछते हैं, इसका यूज क्या है, कनेक्टेड टू ग्राउंड फॉर सेफ्टी के लिए। याद रहेगा, मस्त, चलो बढ़िया। अभी शॉर्ट सर्किट पे शॉर्ट नोट आ सकती है, तो ये रही शॉर्ट सर्किट की शॉर्ट नोट। और ओवरलोडिंग पे आ सकती है, तो इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, डोंट वरी। अगर पहले से पता है तो वेरी गुड, ये पढ़ लेना, इतना पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। अगर नहीं पता है, वीडियो है, वीडियो में जाना है, देखना है, वापस आना है, पता चला। अभी देखो फ्यूज पे क्या आता है, तो ये डायग्राम देते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, तो ये फ्यूज है, इसका फंक्शन पूछते हैं और एमसीबी का फंक्शन पूछते हैं। तो याद रखना ये एमसीबी है और वो फ्यूज था, दोनों का काम एक ही है। क्या काम है बोलो, टू प्रोटेक्ट द हाउस होल्ड अप्लायंसेस इन कंडीशन ऑफ, कौन सी कंडीशन में वो ये कहते हैं, ओनली शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग की कंडीशन में। मस्त, चलो आगे आओ। अभी मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या क्या आता है एग्जाम में, पहले तो मैग्नेटिक इफेक्ट की मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन पढ़ लो कि वायर में से करंट भागेगा तब उसमें मैग्नेट तैयार होगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे आओगे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवरी किसने किया था, तो सर ने किया था, सर हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। इसलिए ये याद कर लो, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो वो भी ओरस्टेड ही होता है, क्योंकि इनके नाम पे दिया था, त्यांच्या स्मृती विद्यार्थ त्यांचं नाव दिलं होतं। ठीक है, चलेगा। थोड़ा आगे आते हैं, तो देखो इसके ऊपर ये 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों काम क्या है एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ में आए तो वीडियो इज बेस्ट ऑप्शन, कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ ये तो पता है हमको ऑलरेडी, तो कोई टेंशन नहीं। थोड़ा आगे आओ, आगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का वीडियो भी है, और तुमको डायरेक्ट आता होगा तो पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में आता है। एग्जाम में 3 में से एक रूल आएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, या फिर ये थंब रूल। देख लो। अब सोलेनोइड की क्या आती है, सोलेनोइड की डेफिनेशन आती है, ये रही डेफिनेशन अच्छे से। और इसका मैग्नेटिक फील्ड किसके जैसा होता है वो पूछा जाता है, तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है बार मैग्नेट जैसा। देखो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट जैसा होता है, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका किसके जैसा होता है, बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में ना मैंने एक ही वीडियो बनाया, इसमें मोटर का पूरा कवर किया है मैंने कि ये क्या होता है, इसके बाद मोटर क्या होती है, लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये तीनों चीजें एक ही इसमें। तो देखो ये, इसके बाद ये वाला रूल हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और इसके साथ साथ मोटर, ये तीनों चीजें एक ही वीडियो में कवर है। और तुमको आता भी होगा तो भी ये वीडियो देख लो, क्योंकि मैं बता दूं ये आता है एग्जाम में, तुमको पहले से याद होगा पार्ट असल, तो टेंशन नहीं, पूरे चला। बट ये मोटर के बारे में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या है, तो यहाँ पे बैटरी दिखती है, मतलब ये मोटर है। उसके बाद ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क, तो देखो ये प्रिंसिपल पे ये काम करती है, पता है। मोटर की डेफिनेशन पूछेंगे तो ये रही मोटर की डेफिनेशन, तुम लोग को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो जाके देख लो। इसका वर्किंग मैंने वहां पे बताया, इसका यूजेस देख लो कि मोटर कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो इतने सारी चीजों में मोटर यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसकी वर्किंग, कि ये काम कैसे करता है, तो ये काम इस तरीके से करता है। और इसकी वर्किंग बहुत बड़ी दी है मैंने लिख के, क्योंकि इतनी बड़ी है तो वर्किंग याद करने की वैसे जरूरत तो नहीं है, बट ठीक है चलेगा।
अब देखो एसी डीसी करंट, इसका डिफरेंस आता है, तो एसी डीसी करंट का डिफरेंस आएगा, तो ये डिफरेंस लिख देना, डीसी करंट वर्सेस एसी करंट। इसका एक और मैं क्वेश्चन बता के रखता हूँ जो काम में आता है, एग्जाम में आता है, वो है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। इसकी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इंडिया में, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी डिफरेंस तो यहाँ पे दिया है, बाकी है डिस्क्रिप्शन में चीजें। अब देखो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बाद की सारी चीजें एक ही वीडियो में मिलेगी तुम्हें। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कौन कौन सी चीजें, इसका वीडियो देख ही लो, ये बहुत काम की चीज है, इसका वीडियो देख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें फैराडेज लॉ आता है एग्जाम में कि व्हाट इज फैराडेज लॉ, तो ये रहा फैराडेज लॉ। उसके बाद थोड़ा आगे जाओ तो गैल्वेनोमीटर के बारे में आता है कि गैल्वेनोमीटर क्या है और उसके यूजेस क्या है, तो गैल्वेनोमीटर के यूजेस और गैल्वेनोमीटर। थोड़ा सा आगे जाओगे तो इसका राइट हैंड रूल आएगा, राइट हैंड रूल के थोड़ा आगे जनरेटर आएगा। जनरेटर के ऊपर 5 क्वेश्चन बढ़िया पूछे जाते हैं जो एग्जाम में बहुत बार आए हैं, बहुत बार आया, और ये बहुत काम की चीज है, तो ये देख लेना अच्छे से कौन कौन से है, देख लोगे। उसके बाद जनरेटर का किधर गया, वर्किंग, एग्जाम में पूछा आता है 2 मार्क के लिए, तो अच्छे से करना है, बस खत्म, इतना ही करना है इस चैप्टर से, बाकी चीजें कर लोगे तुम लोग। तो इसका मस्त वाला वीडियो है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो इस पे ना ये न्यूमेरिकल है, पर न्यूमेरिकल इतने काम के नहीं है कि एग्जाम में आए, इतने मतलब मोस्टली इसके चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आए, बट तुम लोग को करना होगा तो इसका भी लिंक डाल दूंगा मैं, तुम लोग वहां से कर लेना, बट इतने काम के नहीं है, समझ गए। चलो आगे आओ। अब देखोगे ये गिव रीजन है, ये अच्छे से पढ़ लेना, बहुत काम के है, इसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, और मोस्टली ये ऊपर वाला और ये बीच वाला तो बहुत बार आया है, तो 2 वाले क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है, अच्छे से करना है। और यहाँ पे तुम्हारा चौथा चैप्टर भी क्या होता है, खत्म, बस खत्म, खत्म मतलब खत्म। देखो तो ऐसे कर करके हम ना तुम्हारे 4 चैप्टर तक पहुंच गए। तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो बेस्ट है, क्योंकि इसमें तुम्हें सारे क्वेश्चन भी पता चल रहे हैं, उसके आंसर भी पता चल रहे हैं, एमसीक्यू भी पता चल रहे हैं, बस हो गया, इससे ज्यादा चाहिए क्या तुम लोग को, बहुत है। चलो आगे आओ, आगे आते हैं। व्हाट इज हीट, तो हीट की डेफिनेशन और उसके यूनिट अभी के अभी याद कर लो। एसआई यूनिट इतना होता है, जूल होता है, और सीजीएस यूनिट कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, खत्म है। डेफिनेशन उतने काम की नहीं है। थोड़ा आगे आओगे तो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है, और ये करनी है, ये काम में आता है, ये आएगा काम में। सबके वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, लगे तो मैंने पॉइंट वाइज डाल के रखे हैं, बट ये काम में आता है। उसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो 1 कैलोरी हीट की डेफिनेशन में ये रेंज ली है 14.5 टू 15.5, यही क्यों ली है, ये गिव रीजन है, तो ये गिव रीजन का आंसर ये रहा की 14.5 से 15.5 हीच रेंज का घेतली 1 कॅलरीच्या डेफिनेशन मध्ये, तर त्याचं रिझन इथं दिलेलं आहे, वो काम में आएगा। थोड़ा सा आगे चलो तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी डेफिनेशन कर लो, बहुत काम आएगी। इसके साथ साथ ना इसके में थोड़ा सा ऐड करोगे तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट की भी डेफिनेशन है, तो ये दोनों भी कर लेना, लैटेंट हीट और स्पेसिफिक लैटेंट हीट दोनों की डेफिनेशन काम में आती है, कर लेना। अब इसको एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन आता है। अब जिसको पता नहीं है इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, वीडियो जिसको पता है वो देख लो, देख लो क्या करना है तुम्हें, पहले 3 पॉइंट लिखने हैं। पहला मतलब ए लिखना है फॉर लाइन ए बी लाइन के लिए पहले 3 पॉइंट लिखने हैं, फिर बीसी लाइन के लिए ये दूसरा वाला पॉइंट लिखना है, और सीडी लाइन के लिए फिर से 3 पॉइंट लिखने हैं, तो ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। इसमें तो डेफिनेशन ही है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन इधर है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन इधर है, तो ये 3 पॉइंट लिख लो, ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, खत्म। 3 मार्क्स के लिए आता है, 3 पॉइंट सफिशिएंट है। अब देखो यहाँ आता है रीजेलेशन का डेफिनेशन, तो रीजेलेशन की डेफिनेशन याद कर लो, खत्म है। रीजेलेशन की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन काम खत्म। इसके बाद जो टॉपिक है ना एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर, इस पे बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। पहले तो ये ग्राफ दिखाते हैं और बोलते हैं व्हाट डज ग्राफ शोज, तो ये दिखा रहा है एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर की डेफिनेशन ये रही। इसकी रेंज पूछी जाती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो ये होती है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस। और किस टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो डेंसिटी पानी की सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, और आए तो लिखते आना चाहिए, ठीक है। अभी ये होप्स एप्रेंटिस, इस पे आने वाले 3-4 क्वेश्चन सुन लो अभी के अभी, और इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में तो मैंने डाला ही ये वीडियो, बट देख लो कि पहला कि इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है टू स्टडी द एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर। दूसरा इसका क्वेश्चन, विच थर्मामीटर विल रीच द 4 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट, 4 डिग्री सेल्सियस कौन सा थर्मामीटर सबसे पहले जाएगा, तो नीचे वाला मतलब टीएन। कौन सा थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस सबसे पहले जाएगा, तो ऊपर वाला मतलब T2। लास्ट में बर्फ कहां पे फॉर्म होगी, ऊपर या नीचे, तो ऊपर, हमेशा ऊपर ही बर्फ फॉर्म होती है, याद रहेगा। और इसकी डायग्राम भी कर लेना अच्छे से बना के, क्योंकि एग्जाम में 2 बार मतलब 2 मार्क के लिए 2023 में पूछी गई थी, तो आती है। तो ये 3 क्वेश्चन अच्छे से हो गए, बढ़िया है, मस्त आंसर के साथ।
चलो आगे आते हैं। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये डायग्राम देते हैं और बोलते हैं व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस डायग्राम, तो इससे हम सीखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर पूछते हैं डिफाइन, इसको डेफिनेशन बताओ, तो ये रही उसकी डेफिनेशन, बराबर है। इसका यूनिट पूछते हैं, तो यूनिट याद रखो, यह है इसका एसआई यूनिट और यह है इसका सीजीएस यूनिट, और उसका डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं सी। बढ़िया, मस्त। चलो आगे चलते हैं। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करो, न्यूमेरिकल में ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला याद करो, हीट जितनी गई है या जितनी आई है उसका फॉर्मूला होता है एम सी डेल्टा टी। इसके एक क्वेश्चन का वीडियो नीचे मिल जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने इसको भी समझाया है। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया है 2 मार्क के लिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, मोस्ट मतलब बहुत ही काम की चीज है, तो याद रखना, याद रहेगा। तो इसका देख लेना, अगर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब देखो ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज पूछा जाता है एग्जाम में, बट ऐसे नहीं पूछा जाता, ऐसे पूछा जाता है इस फॉर्म में कि हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो हीट कहां से जा रही है, हॉट से कोल्ड में जा रही है। विच प्रिंसिपल डू वी लर्न, तो हम सीखते हैं ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इसको एक्सप्लेन करो अच्छे से। तो ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन कि जितनी हीट हॉट ऑब्जेक्ट से गई है उतनी हीट किसने ली है, कोल्ड ऑब्जेक्ट ने ली है, खत्म। और लास्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड यूजिंग दिस प्रिंसिपल, तो इससे हम मेजर करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए हमें क्या लगता है, ये प्रिंसिपल लगता है। तो बढ़िया है। ये देखो ये है कैलोरीमीटर, इसका यूज पूछते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ कैलोरीमीटर, तो ये यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करने के लिए। क्या करने के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो तुम लोग पहले डिस्क्रिप्शन में जाके ना सारे वो देख लो, बहुत काम में आएंगे, तुम्हें बहुत चीजें पता चल जाएगी कि कौन से वीडियो ऑलरेडी पढ़े हैं और मिल जाएंगे तुम्हें। चलो आगे आते हैं। खत्म चैप्टर, नहीं बाकी है। इसमें 3 डेफिनेशन कर लेना, मैंने इसको पूरे एक ही इसमें डाला है। पहले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन, उसके थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की डेफिनेशन मिलेगी, ये दूसरी काम की डेफिनेशन। तीसरी चीज मिलेगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन, ये रही उसका फॉर्मूला रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी बता दूं तुम लोग को, तो याद रखो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में 100% होती है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा है तो मतलब वो एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है, अगर वो 60% से कम है तो मतलब एटमॉस्फेयर ड्राई है। ये इस पे एमसीक्यू आता है। तो कंसेप्ट पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, कंसेप्ट ऑलरेडी पता है तो पढ़ो, आगे भागो। पता चला, ये वीडियो बहुत काम में आएगा तुम्हारा। देखो 6 चैप्टर 1 घंटे के अंदर मैं तुम्हारे सारे चैप्टर निकाल के भगा के खत्म कर दूं, क्योंकि आईएमपी चीजें हो गई, तुम्हें पता चल गया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, तो इससे बेहतर वीडियो कहीं नहीं है। चलो आओ, इसमें सबसे पहली चीज आती है डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और साथ में ये सारे इसके नाम, मतलब इसको क्या कहते हैं एबी को, तो इसके कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इसको क्या कहते हैं, बीच वाले को नाम, इसका नाम दिया नहीं, क्या इसको मैं ईएफ लिख देता हूँ अभी के लिए, ईएफ। इसको क्या कहते हैं, इस लाइन को, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टेड, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। इसका नाम क्या है सीडी का, इसका नाम है इमर्जेंट रे। आई का नाम क्या है, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसमें से कौन से 2 एंगल सेम है, तो अंदर के और बाहर के सेम है, मतलब बाहर बाहर वाले सेम है, आई और ई दोनों एंगल सेम है, और आर और आई वन दोनों एंगल क्या है, सेम है। बस इतने क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, इसका मस्त वीडियो मैंने डाला है। इसमें लॉज भी एडेड है, लॉज मतलब समझते हो ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जाम में आते हैं। तो ये रहा तुम्हारा पहला लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना डायग्राम निकालनी है, उसके बाद लॉ लिखना है। याद रखना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो डायग्राम, ये लॉ, ये दूसरा लॉ। इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, तो पूछा जाए व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो ये लॉ लिख देना, बस खत्म है। 2 ही लॉ है, 1 2 डायग्राम के साथ निकालना, पूरी चीजें अच्छे से लिखना, हो जाएगी चीजें। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, आगे चलते हैं। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ना तुम लोग को पता होनी चाहिए कुछ चीजें, इसका वीडियो देख लो, क्योंकि इस पे ना क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क के, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो पहले तो ये एमसीक्यू याद कर लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो एमसीक्यू आता है। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, अगर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो इसका उल्टा कर दो, मतलब वेलोसिटी उल्टी ले लो, उल्टी मतलब दूसरे की ऊपर पहले की नीचे। अगर तुम्हें यही सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इसका उल्टा ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी, और यहाँ पे आएगी सेकंड मीडियम में वेलोसिटी, खत्म, मस्त है। और इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन के पहले तुम्हें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो वैक्यूम के साथ होता है, मतलब इसमें कैसे एयर और ग्लास है, ऐसे अगर एयर की जगह में एयर निकाल दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, वैक्यूम बनेगा। तो इस वैक्यूम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तुम ग्लास का, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसकी ये वैल्यू पे ना हमेशा 1 मार्क का क्वेश्चन आया है, तो ये वैल्यूज याद कर लो,
है, वीडियो तो है सबके बारे में, बट याद कर लो। और इस पे ना ये 2 मार्क के एमसीक्यू आते ही आने हैं, आने ही आने हैं, आते ही आते हैं, कुछ भी करो आते ही है। इसका आंसर 2 आएगा, लेकिन आते ही आते हैं, तो इसका भी 2 ही आया। क्यों, कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता चला? आगे आओ। अब ये है, इस पे ना डायग्राम देंगे, तुम्हें पूछेंगे क्या हो रहा है, तो ये याद रखना। इसके बारे में मैंने बोल के रखा है चीजें सारी, तो ये आता है, पता होगा तो वेरी गुड, नहीं पता होगा तो टेंशन नहीं, वीडियो में जाके देख लो, नीचे है। अब आते हैं इस पे, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्टिव एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस पे क्वेश्चन ना बहुत कम आए हैं, पहले आते थे 2022 में, 21 में, अब नहीं आते इतने। बट तुम लोग ये कर लेना कौन कौन से गिव रीजन है, गिव रीजन जैसा आएगा ये, कि अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, कि स्टार होता है यहाँ पे है, दिखता हमें यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन, वाई स्टार ट्विंकल, स्टार क्यों चमकते हैं, उसका आंसर देख लो, मैंने लिख के दिया है। दूसरा, वाई प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल, जो प्लैनेट है जैसे हमारा मार्स है, वेनस है, वो क्यों चमकते नहीं है। तीसरा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, क्यों सनराइज मतलब सूरज यहाँ पे होता है फिर भी हमें यहाँ पे दिखता है, क्यों ऐसे होता है, तो वो चीज हमें पता चलेगी। थोड़ा सा आगे से डिलेड सनसेट, वो भी कंडीशन वही है। अब इसके साथ साथ आती है मिराज की डेफिनेशन, कर लो अच्छे से। देखो, कंफ्यूजन अगर तुम्हें कंसेप्ट में है तो कंसेप्ट अगर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, अगर तुम्हें पहले से पता है तो पढ़ के आगे भागो, तो जिनको पहले से पता है वो जल्दी से आगे भागो। अब देखो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे जो आने वाले क्वेश्चन है बता देता हूँ, ये पहले डेफिनेशन एग्जाम में आती है। आगे दूसरी चीज आती है स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन यहीं पे लिखी है मैंने, क्या होता है स्पेक्ट्रम। तीसरी चीज वेवलेंथ पूछी जाती है, तो तुम्हारा जो रेड लाइट होता है और इसकी, तो वायलेट लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर, और रेड लाइट कितनी होती है, 700 नैनोमीटर। और कौन सा लाइट सबसे ज्यादा झुका है वो पूछा जाता है, तो याद रखना, वायलेट लाइट डेविएट द मोस्ट, सबसे ज्यादा जो लाइट झुका है, देखो यहां से आते समय ये आया लाइट, तो सबसे ज्यादा जो झुका है वो कौन सा है, वायलेट है, और सबसे कम जो झुका है वो कौन सा है, रेड है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, डेविएट द लीस्ट रेड, डेविएट द मोस्ट वायलेट। हो गया, तो रिफ्लेक्शन खत्म। अभी पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ना वीडियो मैंने डाला है, बट इतना एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन ये रही उसकी डेफिनेशन, साथ में ये रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और यहाँ रहा चौथा पॉइंट, और ये 5वां पॉइंट। तो पार्शियल की डेफिनेशन ऐड करके 6 पॉइंट हो गए इसके। कंसेप्ट समझना है तो वहां से समझ लो, वरना ये ठीक है, ये याद नहीं किया तो भी चल जाएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हो गए 6 चैप्टर खत्म। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे, 6 चैप्टर नहीं, 7वां बाकी है, सॉरी। कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो तीनों प्रॉपर्टीज इसमें आती है। तीनों प्रॉपर्टीज कौन सी आती है, तो तीनों प्रॉपर्टीज मतलब ये 6 पॉइंट है। तीनों प्रॉपर्टीज मतलब रिफ्रैक्शन भी आता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आता है, और लास्ट में आता है हमारा डिस्पर्शन। तीनों चीजें से हमारा रेनबो बनता है हमेशा। तो ये एग्जाम के लिए याद कर लेना अच्छे से, या आएगा एग्जाम में, तो अच्छे से कर लेना 6 पॉइंट। पता नहीं होगा तो देखो, देखो खत्म। मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन करोगे तो भी आउट ऑफ है, तुम्हारे आउट ऑफ मतलब वेट कर रहे हैं कि आउट ऑफ मिलेंगे ही तुमको, मिलेंगे। अब देखो, कॉन्केव कॉन्वेक्स क्या होता है, क्या होता है तुमको पता है, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, इसको कॉन्केव कहते हैं। डिफरेंस यहाँ पे लिखा है, देख लो, डिफरेंस देख लो। अब इसके बाद ना इसकी चीजें कि लेंस के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो जैसे डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन देख लो, डिस्क्रिप्शन में है, इसके बारे में दिया हुआ सारी चीजें। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है तुम्हें पता होनी चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए तुम्हें दोनों की। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी याद होनी चाहिए, और कॉन्केव लेंस के लिए भी याद होनी चाहिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन। और उसके बाद आती है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की डेफिनेशन याद कर लेना, फोकल लेंथ। ये 3-4 डेफिनेशन याद कर लो। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं पता है तो गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे मैंने एक ही वीडियो में सारी चीजें बता के रखी है, जाके देख लो। उसके थोड़ा आगे आओ, देखिए 3 रूल्स टू ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम ड्रॉ करने के 3 रूल, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रूल है। सिंपल एकदम बेसिक रूल है कि अगर लाइन पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, फोकस से आती है तो पैरेलल जाती है, और ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो सीधी जाती है। और इस पे आने वाला ये डायग्राम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट आईएमपी करो, इसको पढ़ी लो। अगर तुम्हें पता है कि ये बॉक्स कैसे बना है, तुम लोग मुझसे पहले ही पढ़ चुके हो तो वेरी गुड, अगर नहीं तो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला है, ये देख लेना। और इसके ऊपर ये रे डायग्राम पूछी जाती है कि कौन सी पोजीशन पे होने पे कौन सी डायग्राम बनेगी, वो रे डायग्राम निकालो, तो ये भी मैंने पढ़ाई है। तो अच्छे से ये डायग्राम एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें से 1-2 मार्क के लिए आ जाएगी, तुम लोग पछताओगे फिर जाके, पता है ना। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्केव लेंस का रे डायग्राम नहीं इंपॉर्टेंट उतना, छोड़ दो, इसको इग्नोर किया तो भी चल जाएगा मस्त। अभी देखो यहाँ पे है साइन कन्वेक्शन, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल समझने हैं
तो साइन कन्वेंशन पढ़ो। न्यूमेरिकल नहीं समझने तो साइन कन्वेंशन पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल के वीडियो में मैंने ये सारी चीजें एक बार समझाई है, तो इसका न्यूमेरिकल का वीडियो देखो तुम लोग। इसका न्यूमेरिकल का वीडियो देखोगे तुम लोग को सारी चीजें साइन कन्वेंशन के बारे में पता चलेगी, पूरी की पूरी साइन कन्वेंशन की चीजें कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव किधर, नेगेटिव किधर, सारी चीजें अगर तुमको ऑलरेडी पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो आगे बढ़ो, वीडियो देखो, खत्म करो। देखो ये साइन कन्वेंशन के बारे में चीजें होगी। अभी तुम्हें आते हैं 3 फॉर्मूला, एक आता है लेंस फॉर्मूला, ये याद करनी है, डेफिनेशन और फॉर्मूला याद करना है, ये यूज करना पड़ेगा। दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये आता है एग्जाम में और इसमें से हमें दोनों यूज करने पड़ेंगे, मतलब H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U, दोनों को मिक्स करके जो फॉर्मूला बनाए ये आता है न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ेगा, बाकी कोई टेंशन नहीं, न्यूमेरिकल में यूज होगा ये फॉर्मूला, बाकी ये डेफिनेशन याद कर लो। इसके बाद ये इस पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा पावर ऑफ लेंस से, पहले पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन, फिर उसका वो किस पे डिपेंड होती है, तो फोकल लेंथ पे डिपेंड होती है, उसका यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इस पर एक एमसीक्यू, ये वाला एमसीक्यू याद रखना कि हमें 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 20 अपॉन 100 कर दोगे तो ये मीटर हो जाएगा, और पावर इक्वल टू होती है 1 अपॉन एफ, मतलब 1 अपॉन 20 अपॉन 100, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 अपॉन 20, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5 डायोप्टर हो गया। ये 2 मार्क का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, बाकी न्यूमेरिकल जान दो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पता होगा तो वेरी गुड, वरना ये सारी चीजें मैंने एक ही वीडियो में सारी चीजें बताई है, एक ही वीडियो है बट सारी चीजें एक ही वीडियो में, पूरा न्यूमेरिकल का पूरा न्यूमेरिकल। अब देखो ह्यूमन आई, अगर तुम्हें ह्यूमन आई के बारे में ऑलरेडी सब पता है तो वेरी गुड, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, अगर नहीं पता है तो गो टू द वीडियो और उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी, सारी ह्यूमन आई के बारे में सारी चीजें। देखो ये पहला कॉर्निया होता है, दूसरा होता है इरिस, उसके बारे में चीजें लिखी है, तीसरा होता है प्यूपिल, पॉज करो, देखो, पढ़ो, खत्म करो, अगर पता हो तो, नहीं तो आगे बढ़ो। क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में चीजें लिखी है, अब यहाँ पे लिखी है तुम्हें मोस्टली फोकल लेंथ के बारे में ये डेफिनेशन आती है, ये वाली पावर ऑफ अकोमोडेशन, पता है तो वेरी गुड, नहीं तो देख लो, पढ़े, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अब इसके बारे में देख लो कि हमारा स्क्रीन का रेटिना, मतलब जहाँ पे हमारी इमेज बनती है वो वाली चीज, और डायग्राम एग्जाम में आती है, अच्छे से देख लेना, अच्छे से ड्रॉ करके ट्राई करो, 2 बार 3 बार करोगे तो हो जाएगा। अभी ये देखो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब नियर पॉइंट और फार पॉइंट पे जो क्वेश्चन आया है, तो नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, और नियर पॉइंट की डेफिनेशन याद कर लेना, ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की। सेम फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इस वो हमारा इंफिनिटी होता है, उसकी डेफिनेशन याद कर लेना। ये सारा ह्यूमन आई के एक ही वीडियो में सारा दिया है मैंने, एक ही वीडियो में सारी चीजें। अभी डू यू नो, ये भी ह्यूमन आई के वीडियो में है, बट काम की चीजें अभी बता देता हूँ कि हमारे इसकी रेडियस 2.4 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है, इसकी फोकल लेंथ कहाँ पे होती है, 2 सेंटीमीटर की होती है, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, डायमीटर होता है हमारा 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो डिफेक्ट ऑफ विजन, तो एक होता है नॉर्मल, एक होता है हाइपरमेट्रिक, एक होता है मायोपिया। तो हाइपरमेट्रिक मायोपिया दोनों के बारे में पूरी डिटेल चीजें पता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए बताता हूँ, वरना अगर तुम्हें पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में है। तो मायोपिया में क्या होता है वो चीजें पता होनी चाहिए। उसकी मायोपिया की ये डायग्राम तुम्हें नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, तुम्हें ये दी जाएगी एग्जाम में, और इससे पूछा जाएगा कि बोलो कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, तो तुम्हें पता होना चाहिए देख के कि ये मायोपिया है। उसके बाद उसके 2 रीजन पता होने चाहिए कि मायोपिया क्यों होता है। सेम उसको करेक्ट करने के लिए, मायोपिया करेक्ट करने के लिए ये डायग्राम है, मतलब इसमें कॉनकेव लेंस यूज करो तो हमारा मायोपिया ठीक हो जाएगा, तो वो पता होना चाहिए। और इसमें किस नंबर का चश्मा लगता है, तो नेगेटिव नंबर का चश्मा लगता है, ये पता होना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट मैंने इसमें डाल के रखे, तुम लोगों ने अगर पॉज करके लिख लिए होंगे तो बढ़िया है, और ये 6 पॉइंट एक्सप्लेनेशन में लिखने हैं तुम्हें, अगर सेम हाइपरमेट्रिक लगे, और दोनों का डिफरेंस भी आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस एग्जाम में आता है, मतलब आता है। और लास्ट में प्रेस बायोपिया, तो ये तीनों बीमारी का एक सिंगल वीडियो है, तो तीनों बीमारी का सिंगल वीडियो याद रखना रहेगा। चलो ये 3-3 मार्क के लिए, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है इसमें, तो बढ़िया आएगा। अब इसके आगे ना अपीयरेंस साइज की डेफिनेशन है, तो अपीयरेंस साइज की डेफिनेशन है, तो ये कुछ काम ही नहीं है, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो वेरी गुड। चलो उसके आगे परसिस्टेंस ऑफ विजन की डेफिनेशन याद कर लेना, ये एग्जाम में आती है, इसका कंसेप्ट मैंने डाला है। इसके बाद वाले सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में, कि हमारे सेल कौन सी होती है हमारे बॉडी में, आंखों में कौन कौन से टाइप की सेल होती है, उसमें कौन सी सेल कलर को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी सेल हमारे लाइट को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कवर करती है, ये चीजें मैंने दिया, तो देख लो एक बार, पता चला मस्त। अभी यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस नाम याद करो, बाकी कुछ नहीं। मेडिकल इक्विपमेंट, उसके बाद पीप डोर, ये डोर का होल, नाम याद कर लो। चश्मे के लिए मायोपिया करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव मिरर, कॉनकेव यूज करते हैं। उसके साथ साथ टॉर्च में भी कॉनकेव होता है, ताकि लाइट रेज ऐसी दूर जा सके वाइड इसमें। अब कैमरा टेलीस्कोप, इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे कॉनकेव होता है, यहाँ पे कॉनकेव होता है, ये मेन कॉन्वेक्स होता है, लेकिन यहाँ पे आई पीस के पास कॉनकेव होता है। और लास्ट में
यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड प्रोजेक्टर है। अब देखो इस पे ना गिव रीजन है एक, जो बहुत फेमस गिव रीजन है, बहुत बार आता है और वो गिव रीजन एग्जाम में आता ही आता है। तो ये सिंपल चीजें जिसके बारे में लिखी है ये पढ़ लो, एग्जाम में नहीं आएगी डायरेक्ट। इसकी डायग्राम याद करो बस। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इंफॉर्मेशन, इसका एक वीडियो है, एक वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन की है मैंने। हो गई चीजें, देख ली। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखो आओ इधर, तो ये गिव रीजन 3 में से एक आएगा एग्जाम में, कंपलसरी आता है और आता ही आता है। और ये न्यूमेरिकल तुम्हें मैंने उसी की वीडियो में पढ़ा है जिस वीडियो में सारा साइन कन्वेक्शन और वो चीजें। और यहाँ पे तुम्हारे फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस तुम लोग क्या कर सकते हो, एंड कर सकते हो इस चीजों के साथ। इतना करोगे हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद बस तुम्हारी अपनी गाइड लेनी है, नवनीत टारगेट कोई अगर हो तो, नहीं पढ़ने की जरूरत बट हो तो ले लो, और उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है ना, 1 मार्क वाले क्वेश्चन, मतलब तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आए हैं, और तुम्हें 1 मार्क वाले सारे क्वेश्चन के आंसर पहले ही पता होंगे। खत्म, सिलेबस खत्म। 1 घंटे की वीडियो में, 45 वीडियो के वीडियो में खत्म। तुम्हें लगेगा ये वीडियो देखने के लिए 7 से 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, बट ये खत्म। बस बेस्ट वीडियो, डिस्क्रिप्शन इसका बेस्ट है, बस।